नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षा से जुड़े सभी विभूतियों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। कल हमने मूल्यों पे बात की कि जीवन मूल्य क्या हैं। फिर हमने मूल्यों के प्रकार पे बात की कि 3 प्रकार के मूल्य होते हैं: सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य। कल हमने ये भी बताया आप लोगों को कि बाहर का जो मौसम है उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अंदर का जो मौसम है उसे चेंज कर सकते हैं। हमने कल ये भी बताया कि अंदर के मूल्यों को हम कैसे जान सकते हैं। बिना जाने उन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम अगर ये जान लें कि हमारे अंदर का मौसम क्यों और कैसा है, तो निश्चित रूप से हम उसे बदलने का प्रयास भी कर सकते हैं। और कल हमने बताया था कि जब हमारा जो बुनियादी मूल्य है, जो हमारा मानवीय मूल्य है, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी परवरिश से, हमारी एजुकेशन से, हमारे मानवीय मूल्य या बुनियादी मूल्य से निर्धारित होते हैं, और जो बाहर की परिस्थितियों के कारण हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अगर वो भावनाएं और हमारी धारणाएं और हमारे बुनियादी मूल्य सब करीब करीब एक से हैं, करीब करीब मिलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता होती है। एक सकारात्मक, एक धनात्मक, एक पॉजिटिविटी के साथ हमारा व्यवहार निर्धारित हो जाता है या हम व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर भावनाएं हमारी जो बाहर की परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हैं, अगर वो हमारे बुनियादी मूल्य से और हमारी धारणाओं से मेल नहीं खाते हैं, तो निश्चित रूप से नेगेटिविटी का जन्म होता है, नकारात्मकता का जन्म होता है, निराशा का जन्म होता है और क्रोध का जन्म होता है। हमने कल इन तथ्यों पे आपके साथ चर्चा की थी। जैसे कल हमने एक छोटी सी घटना से आपको कीमत और मूल्य का अंतर समझाने का प्रयास किया था, वैसे ही आज हम शिक्षा में मानवीय मूल्यों का क्या महत्व है, इसे एक छोटी सी कहानी से शुरुआत में करना चाहता हूं आपके साथ कि हमारी शिक्षा में मानवीय मूल्यों का क्या महत्व है, उसकी उत्पत्ति की जा सकती है या नहीं की जा सकती, उसकी बढ़ोतरी की जा सकती है नहीं की जा सकती, क्या उसकी बढ़ोतरी से एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है नहीं हो सकता है, इस सब पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उस चर्चा से पहले एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि इस घटना का तत्व क्या है। एक बच्चा है 7-8 साल का, ग्रामीण परिवेश में पला है, और जो ग्रामीण परिवेश में पले हैं, आप में से भी अगर कोई ग्रामीण परिवेश में पला हो तो वो अच्छी तरह जानता है कि ग्रामीण बच्चे को कोई खिलौने नहीं मिलते हैं खेलने के लिए। उन्हें अपने ही खिलौने, अपने ही गेम पैदा करने पड़ते हैं, और वो गेम और वो खिलौने या वो जो भी खेल हैं, वो सब इस बात पर निर्धारित करते हैं कि उसमें कुछ खर्च ना हो। ऐसे गेम्स हम खेलते हैं गांव में। मैं भी गांव में पैदा हुआ, गांव में ही पला हूं, इसलिए बहुत अच्छे से समझता हूं ये सारी चीजों को। इसलिए गांव के बच्चों के प्रति मेरी बेहद संवेदना है। तो एक बच्चा 7-8 साल का साइकिल का एक खाली टायर एक फट्टे से उसे चला रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर लेके घूम रहा है। खूब तेज चलाता है, कभी मंदा चलाता है तो कभी कभी उसे जिग जैग मोशन में चलाता है। पूरा आनंदित है उसे चलाने में। और चलाते चलाते जब वो थक जाता है तो गांव के पास एक बंबा बोलते हैं, उसे नाला बोलते हैं, जो नहरों से निकलते हैं सिंचाई के लिए, उसके किनारे जाके बैठ जाता है। गांव के साथ ही वो नाला बह रहा था, शुद्ध पानी का, किसी नहर से आया हुआ था जो सिंचाई के लिए शुद्ध
पानी जो है उसमें बह रहा था। अचानक उसकी नजर अपने उस टायर पे पड़ती है जो टायर को लेके वो घूम रहा था, और वो आनंदित हो उठता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि टायर में एक 50 का नोट चिपक रहा है। वो ध्यान से उसे, बड़े आराम से उसे छुटाता है। उसे आराम से छुटाने के बाद उसे ध्यान से देखता है, फिर ये देखता है कहीं फटा वटा तो नहीं है। उस पे जो टायर और वो नोट के बीच में हल्का सा कहीं कोई गोंद या जैसी चीज जो चिपक गया था टायर से, जो लगा है, उसे हल्के से उसे छुटाता है, छुटा के उसे साफ करता है और उसे हाथ में लेके फिर कल्पना के लोक में खो जाता है। कल्पना का लोक क्या है कि वो सोचता है कि इसकी आइसक्रीम खाऊं या गोलगप्पे खाऊं या इसका मैं खिलौना ले लूं। बहुत सारे जो अतृप्त इच्छाएं थी, वो अतृप्त इच्छाओं को उनसे, उस 50 के नोट से वो तृप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि इस 50 के नोट में मैं अपनी सारी जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो पूरी कर लूं, और बहुत खुश होके उसे साफ करके अच्छे से जेब में रखे, ये संतुष्टि करके कि जेब में ठीक से तो रखा गया है या नहीं रखा गया है। फिर वो अपने साइकिल का टायर लेके चलता है, और जो उसकी झुग्गी झोंपड़ी थी, जो उसका गांव था, उसके बाहर एक झुग्गी झोंपड़ी थी। वहां जब वो पहुंचता है तो देखता है दूर एक आइसक्रीम का ठेला खड़ा है। आइसक्रीम कहाँ गांव में? गांव में आइसक्रीम भी नहीं होती है, चुस्की होती है। वो बर्फ घिसने वाला जो एक चुस्की बना देता है, उस पर थोड़ा सा वो कलरदार थोड़ा सॉल्यूशन डालता है मीठे का। उसकी बाँछें खिल जाती हैं उसे देख के। खुश हो जाता है कि सबसे पहले तो मैं चुस्की खाऊंगा। और जैसे वो उस चुस्की वाले की तरफ बढ़ना शुरू करता है, वैसे ही एक आवाज आती है, धड़ाम। और वो देखता है कि जो गांव के बाहर एक बुढ़िया चाय बेचती थी, उस चाय के जो गिलास रखे थे, जो उसके कैरेट रखे थे, उस पे किसी की फुटबॉल आके टकराती है और सारे जो कैरेट है वो पूरी की पूरी कैरेट जमीन में गिर पड़ती। और उसमें जितने गिलास थे वो सब एक दूसरे से टकरा जाते हैं और सब एक दूसरे से टूट जाते हैं। एक भी गिलास साबुत नहीं बचता। उस बुढ़िया की तो रोजी रोटी का हिस्सा था वो गिलास। उस बुढ़िया के तो पूरे शाम तक के भोजन का आधार था वो गिलास। गिलास ही नहीं होगा तो बुढ़िया चाय काहे में देगी? और वो स्तंभ रह जाता है, खड़ा का खड़ा रह जाता है। वो सोचता है, अब उसके मन में ये भाव उठने लगा है कि अब अम्मा क्या करेगी। अम्मा निश्चित रूप से उसे पीटेगी, जिस बच्चे की ये बोल आके लगी। उसके मन में ये भाव उत्पन्न होने लगते कि अम्मा निश्चित रूप से उसकी धुनाई करेगी अब। लेकिन अम्मा अपने माथे पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है, और कुछ ही क्षणों के बाद जिसकी बोल थी, बच्चा तो बच्चा है, अब टूट गए गिलास या नहीं टूट गए उसे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोल तो चाहिए अगर खेलना है तो बच्चा अपराध भावना से अपराधी की तरह आके उस मां के सामने खड़ा हो जाता है। मां उसकी आंखों में देखती है, वो वृद्धा उसकी आंखों में देखती है, और फिर उसे क्या समझ में आता है और क्या सोचती है वो तो ज्ञात नहीं, लेकिन इतना जरूर है उसे इशारा करती। बच्चा बहुत उहापोह में है, बच्चा बहुत असमंजस में है कि अम्मा बुला रही है, पता नहीं पिटाई करेगी या क्या करेगी। लेकिन बच्चे को गेंद तो चाहिए, अपनी बॉल तो चाहिए। खेल तो तभी सकता है जब गेंद मिलेगी।
इसलिए वो बच्चा एक अपराधी के भाव लेते हुए अपराध भावना से ग्रस्त जाके माँ के सामने खड़ा हो जाता। माँ उसकी आंखों में देखती है, वो बॉल उठाती है, उसे वो बॉल उसके हाथों में सौंपती है और उसे एक प्यार का चपत लगा के ये कहती है जाओ खेल लो। बच्चा जो अभी तक बहुत भयभीत था, बच्चा अभी जो बहुत ऊहापोह में था, बच्चा जो बहुत असमंजस में था कि तेरे साथ क्या होगा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे बिना पिटाई के गेंद मिल गई और पिटाई के साथ गेंद पिटाई के बगैर गेंद ही नहीं मिल गई, बल्कि स्नेह की एक थपकी भी मिल गई कि जाओ खेल लो। और बच्चा तो जाके खेलने लगता। अब बुढ़िया अम्मा सोचती है कि ये किसी के पैर में लगेंगे गिलास, टूटे हुए गिलास, मैं इसे इकट्ठा कर लेती हूँ। वो झाड़ू लाती है और उसे इकट्ठा करने लगती है। बड़े ध्यान से इकट्ठा कर रही है क्योंकि वो इतनी तेज से गेंद लगी थी कि उसके टूटे हुए कांच सब बिखर गए। तो वो दूर तक देखने का प्रयास करती है कि कहीं किसी के कोई कांच का टुकड़ा ना रह जाए, किसी के बच्चे के पैर में या बड़े के पैर में घुस जाए और बच्चा घायल हो जाए या बड़ा कोई घायल हो जाए। वो बड़े ध्यान से सारे चीजों को इधर उधर से इकट्ठा करके उन्हें इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। और जब वो इकट्ठा करके उसे एक डस्टबिन में, एक टोकरी में डाल के और ये संतुष्ट हो जाती है कि हाँ चलो अब सब मैंने इकट्ठा कर लिया और अब कुछ नहीं है। एक आध गिलास शायद बच गया होगा जो चाय के लिए उसने अपने जो थल्ला था जिस पे वो चाय बनाती थी उस पे शायद रखा हो। वो एक ही गिलास शायद था उसके पास। उसके मन में ये भाव आता है कि आज तो अभी पैसे भी नहीं है, कहां से गिलास लाऊंगे। और ये पड़ोसी का जो लाला है ना, जो बनिया है, जो गिलास बेचता है, ये तो उधार भी नहीं देता है। कई बार मैंने कोशिश की, कभी टूट गया है, कुछ हो गया कि भाई हमें थोड़ा शाम को हम पैसे दे देंगे, बोले नहीं, पैसे तो पहले जाओ रख। बोनी का वक्त वो कुछ ना कुछ बहाना कह देता है, लेकिन चाहिए पैसे पहले। ये भाव वृद्धा के मन में उठ रहे हैं। और जैसे ही वो खड़ी होती है उस कांच के डस्टबिन को लेके कहीं एक तरफ रखने के लिए, तो एक कमर अपने हाथ पर, अपने कमर पर रखती है, क्योंकि इतनी देर से वो बैठी हुई थी तो कमर में भी दर्द हो गया, वृद्धा थी ना। और जैसे ही वो अपनी कमर सीधी करती है, वैसे ही उसकी नजर अपने उस थल्ले पे जाती है जहां वो चाय बनाती थी। तो वहां एक पूरा कैरेट, 6 गिलास का पूरा कैरेट, कैरेट में 6 गिलास रखे हुए वो उसके थले पे रखा था, साफ सुथरे नए गिलास। वो चारों तरफ देखती है, वो देखती है कि ये गिलास, ये क्या हुआ। जो गिलास टूट गए वो तो एक घटना थी, वो सब दिखाई दे रहा था, लेकिन ये अचानक 6 गिलास के कैरेट, 6 गिलास का एक स्टैंड जिसमें गिलास रखे हुए हैं, वो मेरे थले पे कहां से आ गया। उसे इधर उधर कहीं कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो बच्चा बहुत स्वप्न बुन रहा था ना, जो चुस्की के, आइसक्रीम के, गोलगप्पे के, खिलौने के, बहुत सारी जो उसकी भावना थी, बहुत सारी जो उसकी कल्पनाएं थी कि इस 50 रुपए में मैं पूरा करूंगा, वो चुपके से उस लाला से वो गिलास लेके, वो 50 रुपए के ही गिलास थे। उसने कहा विद विद स्टैंड ये 50 रुपए के गिलास हैं। वो 50 रुपए के गिलास, 50 का नोट उसे दे के पूरे गिलास स्टैंड के साथ चुपचाप उस वृद्धा के जो थल्ला था जिस पे वो चाय बनाती थी उस पर रख के चला गया।
और चुपके से खिसक गया। बुढ़िया को दिखाई भी नहीं दिया। उसने बुढ़िया को दिखाने का भी प्रयास नहीं किया कि मैंने ये कार्य किया है। इस घटना से मैं आपको उस यात्रा की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं उस घटना के मैं प्रवेश कराना चाहता हूं जहां हम समझ सकें कि मानवीय मूल्यों का जीवन में क्या महत्व है। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर वो 50 रुपए का चलो कुछ खा भी लेता, चुस्की खा लेता, कुछ आइसक्रीम खा लेता, कोई खिलौना ले लेता, कुछ गोलगप्पे खा लेता, जो मर्जी कर लेता, आज जिस सुकून के साथ, आज जिस संतुष्टि के साथ, आज जिस मनोभाव के साथ, आज जिस गर्व के साथ वो बुढ़िया के थले से जा रहा है गिलास रखने के बाद, क्या वो संतुष्टि उन्हें सारी चीजों से प्राप्त हो सकती थी? शायद आपका भी जवाब होगा कि नहीं, और मेरा भी जवाब है कि नहीं। ये एक अलग तरह की संतुष्टि है, ये एक अलग तरह का मनोभाव है, एक अलग तरह का संतोष है, एक अलग तरह का गर्व है। जो बच्चा गर्व के साथ अपना पहिया चलाते हुए घर की तरफ जा रहा है। अब बात यह है कि ये कहानी मैं क्यों सुनाना चाहता था आपको, मैं शुरुआत इस कहानी से क्यों करना चाहता था। मैं इस कहानी की शुरुआत इसलिए करना चाहता था कि इसकी जो मनोभाव पैदा हुआ उस बच्चे में, वो मनोभाव कहां से पैदा हुआ, उसका शिक्षक कौन है, उसकी शिक्षा कहां से मिली उसे। उसकी शिक्षा की शुरुआत शायद जहां से हुई हो, चाहे उसके परिवार से हुई हो, चाहे उसके अभिभावक से हुई हो, चाहे उसके गुरु से हो, लेकिन आज जो उसे एक्टिवेट किया, आज जो उसे मोटिवेट किया, आज जो कैटलिस्ट का कार्य किया, जो उत्प्रेरक का कार्य किया, वो उस वृद्धा के क्षमा से पैदा हुआ। उसने उस बच्चे को क्षमा ही नहीं किया, उसकी बोल ही नहीं दे दी, बल्कि जो प्यार की एक झपकी के साथ, एक प्यार के चपत के साथ उसे कहा कि जाओ बेटा खेल लो। क्योंकि बुढ़िया ये जानते थे कि उसने अपने आप से गिलास नहीं तोड़े। बच्चा खेल रहा था, गेंद इधर चली आई, कैरेट में लग गई, कैरेट पलट गई, गिलास नीचे गिर गए और टूट गए, इसमें उसकी कोई अपराध नहीं है। ये भाव जो उस वृद्ध में पैदा हुआ, उसका संप्रेषण उस बच्चे में चला गया, जो बच्चा 50 रुपए के नोट के लिए दुनिया भर का कल्पना कर रहा था कि मैं इससे ये खरीदूंगा और मैं इससे ये खाऊंगा। और वो भाव उसका प्रबल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मानवीय मूल्य भी करुणा था। वो करुणा का भाव जागृत हो गया। अर्थात भाव जागृत हो सकता है, अर्थात किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के व्यवहार से यह भाव उत्पन्न हो सकता है कि हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उन्हें प्रगाढ़ बनाया जा सकता है, उन्हें सघन बनाया जा सकता है, उन्हें प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बस हम यहीं से अपने बात की शुरुआत करना चाहते हैं। अर्थात मानवीय मूल्यों को पैदा किया जा सकता है, मानवीय मूल्यों को जो हमें जन्मजात हमें मिले हैं, जैसा कल हमने बताया कि सारे मानवीय मूल्य हमें जन्मजात मिलते हैं, उन्हें डेवलप किया जा सकता है। और उनमें जो आपका बुनियादी मूल्य है, उस बुनियादी मूल्य के आधार पे उसे और दृढ़ किया जा सकता है, सुदृढ़ किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। यानी कि शिक्षा के द्वारा आपका मानवीय मूल्य डेवलप किया जा सकता है। जिस तरह वृद्धा के व्यवहार से उस बच्चे के मानवीय मूल्य को दृढ़ होते आपने देखा, जिस तरह उस वृद्धा के स्नेहपूर्ण और क्षमापूर्ण व्यवहार से आपने उस बच्चे को द्रवित होते देखा, उसे अपनी सारी, उस उम्र के बच्चा अपनी सारी कल्पनाएं छोड़ के वो कार्य करता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव था उस वृद्धा का कि उसे रोक नहीं पाया। हाँ, संस्कार हो सकते हैं, परिवार से मिले हों, उसके शिक्षक से भी मिले हों, वो बुनियादी मूल्य तो था,
लेकिन वो जो एक्टिवेट हुआ उस वृद्धा की वजह से हुआ। यानी कि शिक्षक का अगर अपने व्यवहार से, शिक्षक अपने कहानियों के माध्यम से, शिक्षक अपनी शिक्षा के माध्यम से, कोई भी शिक्षक अपनी एक्टिविटी के माध्यम से अगर बच्चे में कुछ मानवीय मूल्य की बढ़ोतरी करना चाहता है, उन्हें डेवलप करना चाहता है, उन्हें विकसित करना चाहता है, उन्हें पैदा करना चाहता है, तो सब कुछ कर सकता है। हम ये चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे पैदा कर सकता है। कोई भी शिक्षक को बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं जिनके पे अपने बच्चों के मानवीय मूल्यों का वो अभ्यास करा सकता है। जैसे मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण आपको देता हूं कि स्कूल में एक मरियल सा कुत्ता आ गया। शिक्षक ने कहा कि इस कुत्ते को स्कूल से बाहर कर दो। इन जनरल बच्चा क्या करता है? आपके भी घर में अगर कोई कुत्ता घुसा है जिसे खुजली हो रही हो, जो बहुत मरियल सा हो, जो बहुत कमजोर है, आपके घर में घुसा है, तो आप क्या करते हो? आप अपने घर के कोने में रखे हुए मजबूत डंडा उठाते हो और बिना अपराध के उस कुत्ते की पिटाई कर देते। आपका मकसद था कुत्ते को घर से बाहर करना, आपका मकसद था कुत्ते को स्कूल से बाहर करना, आपका मकसद उसे पिटाई करना तो नहीं था। लेकिन आपने अपने मकसद को पूरा करने का एक आसान तरीका भी हो सकता था कि आप उसे कुछ आवाज लगा दें, आप उसे धमका दें, आप उसे कुछ रोटी का एक टुकड़ा दिखाते हुए घर से बाहर ले जाएं। कुछ भी ऐसा भाव के साथ भी उसे घर से बाहर किया जा सकता था। लेकिन इन जनरल आपने देखा होगा कि लोग उसकी पिटाई करके उसे बाहर निकालते। उसका दोष क्या है? आपका जो मकसद था वो बिना पिटाई के भी पूरा हो सकता था, लेकिन आपने उसकी पिटाई कर दी। मैं जस्ट ये उदाहरण इसलिए दिया कि हम अपने जीवन में जो अपने बुनियादी मूल्य हैं, जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, उन्हें अगर हम रिपीट करें। बच्चा मान लो डंडा उठा रहा है और शिक्षक उसे कह दे कि बेटा इसकी क्या आवश्यकता है, या अभिभावक ये कह दे कि इसकी क्या आवश्यकता है, आप इसे वैसे भी घर से बाहर निकाल सकते हो। तो बहुत सारी घटनाएं जिनके आधार पे जो बच्चे का मानवीय मूल्य है, जो बुनियादी मूल्य है, वो उसे प्रगाढ़ किया जा सकता है, उसे रिपीट किया जा सकता है, उसका अभ्यास करके उसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ऐसे ही सपोज कोई भिखारी आपके गेट पे आ गया, अपने बच्चे को लिए हुआ है, कोई भिखारन, छोटा सा बच्चा, दूध मुहा बच्चा, कमजोर स्थिति में, भिखारन भी कमजोर। आप दें तो बहुत अच्छी बात, आप उसकी सहायता करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप उसकी सहायता नहीं करना चाहते, आप कुछ देना भी नहीं चाहते, तो कोई दोष नहीं है आपका, आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं। आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं कि आप देने के लायक ना हो या देना ना चाहते हो, जो भी कारण हो, यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसे धमकाने का अधिकार आपको नहीं है, आपको उसे बेइज्जत करने का आपको अधिकार नहीं है, आपको उसे गालियां देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैंने इन जनरली लोगों को देखा है कि वो उसके साथ मिसबिहेव करते, दुर्व्यवहार करते। आप क्या समझते हैं कि आप दुर्व्यवहार करते हैं और आपका बच्चा जो आपके साथ उंगली पकड़े हुए है, बेशक उसकी उम्र 5 साल है, उसकी उम्र 7 साल है, उसकी उम्र 10 साल है, आप समझते हैं कि वो बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है? आप समझते हैं कि वो बच्चा कुछ आत्मसात नहीं कर रहा है? वो बच्चा अपने मानवीय मूल्यों का ह्रास नहीं कर रहा है? निश्चित रूप से जो आपका व्यवहार है, जो आपके कर्म हैं, उससे बच्चा अनचाहे भी बहुत सारी चीजें सीख लेता है। तो मैं एक और तीसरा उदाहरण देना चाहता हूं। कई बार हम जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उसमें हम जाते हैं,
और मैंने कई लोगों को देखा है, जो वहां का पोर्ट है वो बहुत गंदा है। ऐसा नहीं होता कि वहां, हो सकता है कि ऑटोमेटिकल सिस्टम ना हो, ऑटोमेटिक सिस्टम ना हो कि उसमें हम पानी डाल सकें, बाहर बाल्टी भरी रखी है, एक डब्बा भी रखा है, लेकिन हम वो काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि उसकी दीवार पे पेशाब कर देते। टॉयलेट तो गंदा है, पोर्ट तो गंदा है, हम दीवार पे पेशाब कर देते। आपके साथ आपका बच्चा है, वो आपकी इस एक्टिविटी को देख रहा है, वो भविष्य में यही करेगा। अगर आप सब व्यक्ति हैं और बाहर से एक डब्बा पानी डाल के उसमें पोर्ट में उसे सफाई कर देते हैं, फिर उसमें आप यूरिन कर लेते हैं, आफ्टर दैट एक डब्बा डाल जाते हैं, तो बच्चा यही सीख रहा है। बच्चा आपके व्यवहार से ज्यादा सीखता है, शिक्षक के व्यवहार से ज्यादा सीखता है। इसलिए क्लास में कई बार जब बच्चे लड़ते हैं तो उन्हें किस तरह से एक दूसरे को कोई भी शिक्षक समझाता है, वो भावना क्रिएट कर रहा है, मानवीय मूल्य ठीक कर रहा है। मैं अगर उदाहरण दूं कि जितने भी आतंकवादी हैं, आप क्या समझते हैं ये लोग पढ़े लिखे नहीं है? ओसामा बिन लादेन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट था, और भी बहुत सारे आतंकवादी, नक्सलवादी। कभी आपके मन में ये भाव उठा है कि ये लोग आतंकवादी क्यों बने और नक्सलवादी क्यों बने? वो इसलिए बने कि उन्हें शिक्षा तो दी गई, लेकिन शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश नहीं था। अगर मानवीय मूल्यों का समावेश होता तो निश्चित रूप से वो कभी नक्सलवादी और आतंकवादी नहीं बनते। समाज की कमी है, शिक्षा की कमी है, शिक्षक की कमी है, हमारी कमी है, जिसके कारण आज वो अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि किसी भी नक्सलवादी का, किसी भी आतंकवादी का जीवन बड़ा सुखद होता है? वो बहुत कष्टों में रहता है, हर वक्त मरने और जीने की उहापोह में रहता है। जिन परिस्थितियों में रहता है वो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां जो मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, जो मनुष्यता के आधार पर सही नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन फिर भी वो जीता है। इसलिए जीता है कि उसे मानवीय मूल्य उसकी शिक्षा में नहीं थे, उसकी परवरिश में मानवीय मूल्य नहीं थे। एक व्यक्ति जो उसके बस की होती है वो मदद कर देता है। एक गरीब आदमी भी कई बार अपना और भी कुछ नहीं होता तो अपना ब्लड डोनेट कर देता है। मुझे एक घटना याद आ गई, मैं आपको सुना देना चाहता हूं। एक बार मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। गवर्नमेंट क्या, वो सेमी गवर्नमेंट जैसा कुछ था, मान्यता प्राप्त था, लेकिन डॉक्टर वो सब पेड थे। वहां एक बहुत वृद्ध व्यक्ति एडमिट थे, मैं भी किसी मरीज को देखने गया था, तो वहां कुछ हंगामा हो रहा था हॉस्पिटल में। मैंने जाके पूछा कि क्या मसला है, तो एक बहुत कमजोर से पतले से व्यक्ति ने बताया कि सर, हमारे मित्र के फादर हैं, उनकी डेड बॉडी नहीं दे रहा है हॉस्पिटल। मैंने कहा मतलब डेड बॉडी क्यों नहीं दे रहा है? बोले सर, वो हॉस्पिटल में कई दिन वो एडमिट रहना पड़ा, तो उन्होंने बहुत ज्यादा बिल बना दिया। अब हमारे पास तो पैसा है नहीं इतना, तो हम वो पैसा नहीं अदा कर रहे हैं, इसलिए वो डेड बॉडी नहीं दे रहे। तो मैंने ऐसे ही इन जनरल जैसे कह देते हैं लोग, वैसे ही कहा, यार थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लो, सब लोग मिलजुल के कुछ पेमेंट कर देते। बोले सर, उसने अपना हाथ दिखा के आगे बढ़ा के कहा, सर पैसा तो नहीं है, मैंने तो उस वृद्ध को भी ब्लड दिया था, और ब्लड चाहिए तो और ब्लड दे सकता हूं। कमजोर सा आदमी, पतला सा आदमी, पैसा नहीं है। वो कहता है मेरे पास ब्लड जितना मुझे कुदरत ने दिया है उसमें से, इसे जो इस वृद्ध आदमी जिसकी मौत हो गई उसे भी मैंने ब्लड दिया था,
लेकिन अगर उसकी डेड बॉडी लेने के लिए भी ब्लड चाहिए तो मैं ब्लड देने को तैयार, दोबारा दे दूं, पैसा तो नहीं। बड़ी समस्या थी। मैंने सोचा कि ऐसे ही यहां से चले जाना तो शायद मेरी आत्मा के खिलाफ होगा, कम से कम मैं जानूं तो सही मसला क्या है। मसला क्या है तो मैं हॉस्पिटल में घुसा और मैंने जानने की कोशिश की। एक वृद्धा सी नर्स जो वास्तव में देखने में मां जैसा स्वरूप लगती थी, मैंने उससे नमस्कार किया कि बहन जी नमस्कार, सिस्टर नमस्कार। मैंने कहा क्या मसला है ये। उसकी आंखें कुछ बता रही थी कि वो कुछ बताना तो चाहती है लेकिन विवश है न बताने के लिए। मैंने उन्हें थोड़ा सा इशारा किया कि मैं आपसे 2 मिनट अलग से बात कर सकता हूं। बोले हाँ। वो एक तरफ ले गई मुझे और उन्होंने जो घटना बताई वो आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। उन्होंने कहा कि जिस पर्टिकुलर डॉक्टर के हाथ में ये इसका इलाज था, उसकी ये आदत है कि वो मैक्सिमम बिल बनाता है। वो सब वो इक्विपमेंट यूज करता है। उसे पता था कि ये आदमी नहीं बचेगा, ये वृद्ध नहीं बचेगा। मैं भी जानती थी कि ये वृद्ध नहीं बचेगा। वो चाहता तो ये भी बता सकता था ये वृद्ध नहीं बचेगा, अपने घर ले जाओ, 1 आध दिन इसकी सेवा करो, 1-2 दिन में निश्चित रूप से मौत हो जाएगी। लेकिन उसे एडमिट कर लिया गया, उस पर वो सब इक्विपमेंट लगाए गए, वो सब कुछ किया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा बिल बन जाए। अब वो बिल मांग रहा है। गरीब आदमी, इनके पास पैसा नहीं है। वो कह रहा है डेड बॉडी नहीं ले जाने दूंगा। भारतीय संस्कृति में डेड बॉडी नहीं मिलेगी, उसका दाह संस्कार नहीं मिलेंगे तो उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी। उसका क्या सॉल्यूशन हुआ वो बताना आवश्यक नहीं है, इसलिए नहीं बताना चाहता। पर उन्हें डेड बॉडी मिल गई थी। डॉक्टर है ना, पढ़ा लिखा है, उसने डॉक्टरी भी की है, अच्छे परिवार से था, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी की है, सब कुछ किया है। लेकिन उससे तुलना कीजिए ना, जो अपना हाथ बढ़ा रहा है, उस व्यक्ति से तुलना कीजिए जो ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खून है, मैं खून देने को तैयार। अगर मेरा खून लेने के बावजूद भी इसकी डेड बॉडी दे दें तो मैं खून देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा तो नहीं। उस व्यक्ति के पास पैसा भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ है, लेकिन और प्रतिष्ठा और पैसा और पैसा और पैसा की जो भावना है वो केवल इस वजह से हुई है कि जहां उसकी एजुकेशन हुई है वहां मानवीय मूल्यों की कमी थी। शिक्षा तो दी गई लेकिन मानवीय मूल्य की उत्पत्ति नहीं की गई। लास्ट में क्योंकि घटनाओं से ही पूरा सेशन हो गया, बहुत मुख्य जो बातें मुझे करनी थी वो शायद छूट रही हैं, लेकिन एक बात बताए बगैर मैं अपना सेशन खत्म नहीं करूंगा। मैं आपके साथ ये चर्चा करना चाहता हूं कि हम जो हमारे मानवीय मूल्य उन्हें कैसे बरकरार रख सकते हैं। सबका कोई ना कोई बुनियादी मूल्य होता है, सबका कोई ना कोई मानवीय मूल्य होता है। अगर उसे डेवलप कर दिया गया एजुकेशन में, शिक्षक के द्वारा, परवरिश के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसका वो बुनियादी मूल्य बन जाता है। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं जब लोग आपका जो मानवीय मूल्य है, जो आपका बुनियादी मूल्य, उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसकी एक छोटी सी मैं घटना आपको सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार मैं शाम का टाइम घर में बैठा था। दरवाजे की डोरबेल बजी
मैंने मिसेज से कहा जरा देखना कौन है गेट पे। मिसेज वहां गई तो जो वहां की आवाज आई वो बड़ी प्रफुल्लित थी। हमारे एक मित्र जो बहुत पुराने मित्र थे, जो बहुत दिनों से बाहर चले गए थे, वो शायद शहर में दोबारा आए, अपने जो ओरिजिनल उनका घर था, और वो मिलने के लिए आ गए थे। हास्य देना चाहते थे, एक सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फोन नहीं किया, इसलिए बताया भी नहीं। बचपन के मित्र थे, वो चाहते थे कि मैं सरप्राइज दूंगा तो गले मिलेंगे, एक अच्छी सी अनुभूति होगी। तो उन्होंने वहीं से आवाज लगाई कि वो विनोद जी और उनकी मिसेज आई हैं। मैं भी बाहर निकला, तेजी के साथ गले मिला, अच्छे से उन्हें अपने जो ड्राइंग रूम था वहां ले गया, बैठाया, चाय पानी की व्यवस्था की। जैसे ही चाय पानी की व्यवस्था की वैसे ही दोबारा डोरबेल बजी। इस बार क्योंकि मिसेज किचन में थी और भोजन के नाश्ते का व्यवस्था कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही देख लेता हूं। मैं जब डोर पे पहुंचा तो देखे कि हमारे पड़ोसी महोदय थे। मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, अरे वर्मा जी नमस्कार, कैसे? बोले कैसे क्या, ये किसकी गाड़ी खड़ी है? मैंने कहा वो हमारे एक मित्र आए हैं और उनकी गाड़ी है, क्या हुआ? बोले नहीं, वो हमारी बाउंड्री से लगा के खड़ी कर दी है और हमारा लड़का आएगा तो फिर कहाँ खड़ी गाड़ी खड़ी करेगा। मैंने कहा आपका लड़का तो 9 बजे आता है, अभी तो 7 ही बजे हैं, तब तक तो जो हमारे मेहमान हैं वो चले जाएंगे, और नहीं चले जाएंगे कोई बात नहीं, उस टाइम हम लेके उसे आगे पीछे कर देंगे। आपकी बाउंड्री में थोड़ा सा ठीक है, बच्चे को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अभी भी इतनी जगह तो बची है कि गाड़ी खड़ी हो जाए, और नहीं बची है तो तब तक वो चले जाएंगे, अन्यथा तो जो से हम आगे पीछे कर देंगे। बोले नहीं, ये गाड़ी हटवाइए आप, आपके जब भी कोई मेहमान आता है वो हमारी बाउंड्री के साथ ही गाड़ी खड़ी करते, क्योंकि मैंने अपनी बाउंड्री के साथ कुछ फुलवारी लगा रखी थी। तो ऐसा नहीं था कि उसके साथ भी, लेकिन उन्होंने देखा होगा खाली जगह है तो चलो यहां कर देते हैं। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो वर्मा जी अड़ गए, नहीं अभी गाड़ी हटवाइए। अभी तक मैं बहुत पेशेंस से और बहुत मानवता से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था, और बहुत कोशिश कर रहा था कि सब, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारा कोई वार्तालाप अंदर तक जाए, और अंदर तक जाए तो एक गलत इंप्रेशन पड़े। लेकिन वो माने ही नहीं, और जब कहने लगे कि नहीं अभी गाड़ी हटेगी, इसी टाइम गाड़ी हटेगी, तो मुझे भी शायद क्रोध आ गया, और मैंने कहा ये गाड़ी नहीं हटेगी, जो आपको करना है वो कर लो। ये जो जगह है ये आपकी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जगह है, ये सड़क गवर्नमेंट की है, सड़क के दोनों तरफ गवर्नमेंट की जगह है, उसमें कोई भी पार्किंग कर सकता है, ये कोई जगह आपकी नहीं है, कोई बैनामा नहीं किया आपने इसका। और विवाद बढ़ गया और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। वर्मा जी पता नहीं क्या क्या गाली देते रहे और मैं घर चला आया। लेकिन जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा तो निश्चित रूप से चेहरा तमतमाया था। बड़ी मुश्किल से अपने को कंट्रोल किया, क्योंकि जो वातावरण होना चाहिए था एक मित्र के साथ, उसमें कहीं ना कहीं बाधा हो गई। अब मैं इस घटना को आपको बताना चाहता हूं, हुआ क्या। हुआ ये कि जो मेरा घर था, जो मेरा मानवीय मूल्य था, जो मेरा बुनियादी मूल्य था, जो मेरा घर था, उससे मैं बाहर निकल गया। जो धैर्य, जो पेशेंस, जो करुणा, जो प्रेम, जो भी कुछ मेरा घर था, जिसके अंदर मैं अपने को सुखद महसूस करता था, उस घर से मैं बाहर निकल गया। हाँ, उसके घर में तो नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उसका घर क्रोध का घर था, घृणा का घर था, ईर्ष्या का घर था। उसके घर में तो नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि वो मेरे बुनियादी मूल्यों के खिलाफ था, बिल्कुल बिल्कुल अलग था।
लेकिन मैं उस खाली स्थान में पहुंच गया, ना तो उसके घर पहुंच सकता था और अपने घर से बाहर निकल गया। हम जीवन में ये ही करते हैं। अब सुकून कब मिलेगा? सुकून जब मिलेगा जब हम अपने घर वापस आएंगे। आपने देखा है बहुत सारे परिंदे सुबह उड़ते हैं, कितने ही किलोमीटर दूर चले जाते हैं और उन्हें एक डाल पे बैठ के रात बितानी है। चाहे तो वो कहीं वहां 4 किलोमीटर दूर पे जो वृक्ष है उसकी डाल पे भी बिता सकते हैं रात, लेकिन वो परिंदा घर वापस आता है और उसी पेड़ की उसी डाल पे बैठ के अपनी रात बिताता है, क्योंकि वो उसका घर है। ऐसे ही बहुत सारे पशु जो चरने के लिए जंगलों में जाते हैं, वो कई कई किलोमीटर चलने चले जाते हैं, लेकिन शाम को अपने ठिकाने पे वापस आते हैं। यानी कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपको सुकून ही जब मिलता है जब अपने घर वापस आते हैं। मुझे भी नॉर्मल होने में कुछ घंटे लगे। 9 बजे से पहले वो चले गए और गाड़ी हट गई। उनका लड़का 9 बजे के बाद ही आता था, बल्कि 10 बजे आता था, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन एक व्यक्ति ने आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया। और सुकून जब मिला जब आप अपने घर वापस आए, यानी कि जब मैं शांत हो गया और मैंने कहा कि झंझट करने की आवश्यकता क्या थी, उन्हें जो कहना था कहने देना चाहिए था। हमने एक निवेदन किया था कि ठीक है, बच्चा जब आएगा, वो आपका भी बच्चा हमारा भी बच्चा, उसे असुविधा नहीं होगी, उससे पहले गाड़ी हट जाएगी। नहीं हटेगी तो उस टाइम हम कह देंगे मित्र से कि वो अपनी गाड़ी थोड़ा पीछे कर ले और बात खत्म हो जाती। लेकिन उसने कोशिश की हमें अपने घर से निकालने की, और हम कमजोर थे, अपने घर से बाहर निकल गए और हम शांत हो गए, क्योंकि हमारा जो बुनियादी मूल्य था, जो हमारी धारणा थी, उससे जो भावनाएं पैदा हुई, उसके व्यवहार से, जो हमने कहा था कि जो दूसरे की परिस्थितियों के कारण जो भावनाएं पैदा होती हैं, अगर वो हमारे मानवीय मूल्य और हमारे बुनियादी मूल्य से मेल नहीं खाती हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने घर से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हम अभ्यास कर सकते हैं बार बार कि जब भी हमारी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाता है, अर्थात हमारे बुनियादी मूल्य और हमारी धारणाओं के खिलाफ कोई काम करता है या व्यवहार करता है और हम अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, तो हम अभ्यास करें कि जितनी जल्दी अपने घर वापस आ जाएंगे उतना ही जल्दी सुकून पाएंगे। इस तरह मानवीय मूल्यों को डेवलप तो किया ही जा सकता है, लेकिन अपने व्यवहार में उतारा भी जा सकता है कि हम अपने मानवीय मूल्य, बुनियादी मूल्य या अपनी धारणाओं को जो है किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। आज की जो मुख्य बात हम कहना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि जब तक शिक्षा में मानवीय मूल्य नहीं है, वो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि सच बताऊं तो अर्थ का अनर्थ होने वाला है। इसलिए अगर हम चाहते हैं एक सुंदर भारत देश, अगर हम चाहते हैं एक सुसंस्कृत भारत देश, हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी बहुत मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हो, हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी में हर व्यक्ति एक दूसरे को गले लगाए, स्नेह करे, एक दूसरे से प्रेम करे, सभी सब एक साथ रहें, तो ये सब भावनाएं तभी संभव है जब हम शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश करें। अगर हम समावेश नहीं कर सकते हैं तो इस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैं इस निवेदन के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि तमाम शिक्षकों से, तमाम उन गुरुओं से जो आज मुझे सुन रहे हैं या भविष्य में मुझे सुनेंगे, क्योंकि ये फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, तो जो भी मुझे सुनेंगे उन सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हे गुरुजनों, हे शिक्षकों, अगर वास्तव में चाहते हैं कि हम एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण करें, तो हमें मान्य मूल्यों का समावेश करना पड़ेगा बच्चे में, उसे विकसित करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी पीढ़ी और अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। इस जो आज की हमारी बातचीत हुई है या कल की हमारी जो बातचीत हुई थी, उस संदर्भ में किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, तो वो निसंकोच हमसे पूछ सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका आंसर करें, उसका जवाब दें, जितना हमारा ज्ञान है, जितना हमारा अनुभव है, जितना हमारा अध्ययन है। और अगर आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ और अध्ययन करेंगे, कुछ और प्राप्त करेंगे, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे।
इसलिए मैं उन तमाम शिक्षकों को, उन तमाम व्यक्तियों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब आमंत्रित करता हूं, हृदय से आमंत्रित करता हूं कि उनके मन में अगर कोई भी भावना है, कुछ भी है, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन है? प्रणाम सर। हाँ, खुश हो। सर विवेक श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ कि विवेक, सर मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई है हाँ सर। बोलिए। सर बस मैं सर इतना जानना चाह रहा था कि जैसे सर आपने बताया आपने घटना की, हाँ वो कार पार्किंग की। हम्म सर मैं ये जानना चाह रहा था क्या तत्काल उसी समय, जैसा सर हम्म आपने वर्मा जी से कहा कि हाँ थोड़ी देर बाद जब आपका बेटा आएगा तो मैं आगे पीछे कर लूंगा, जैसा हम्म सर आपने बताया कि यदि हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते, हम्म जो हमारा मानवीय मूल्य है, बुनियादी हम्म मूल्य है, या हम्म सर हम उसी समय उनकी उस समस्या का समाधान कर दें कि हम्म गाड़ी हम थोड़ा आगे या पीछे जैसा वो चाहते थे वैसा हम कर देते सर, तो हम्म। क्या हम अपने घर से बाहर निकलने में जैसा कि हम बच सकते थे, हम अपने घर में रह सकते थे, अपने बुनियादी मूल्यों में रह सकते थे, क्या हाँ सर ये संभव है? हाँ, निश्चित रूप से। आप बिल्कुल विवेक, आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। और हमें यही करना चाहिए था कि उस सारे विवाद जो था वो इस बात पे था कि अगर बाई द वे मेरी गाड़ी होती और मैंने पार्क की होती तो शायद मेरे लिए सुविधाजनक था कि मैं चाबी लेता और उसे थोड़ा आगे पीछे कर देता, या मैं करता ही नहीं। उन्होंने तो, जो हमारे गेस्ट थे, उन्हें नहीं पता था कि ये किसी की बाउंड्री है और यहाँ पार्किंग नहीं करनी चाहिए। उन्हें खाली जगह लगी और उन्होंने उसे पार्किंग कर दिया। तो ये निश्चित रूप से एक अहम भाव था, जो नहीं तो ये भी एक सॉल्यूशन था कि हम जाके अपने मित्र से साफ कह देते कि आप थोड़ा सा या तो चाबी दे दो, नहीं तो थोड़ा सा गाड़ी को पीछे कर दो, वो पड़ोसी के कोई आने वाला है, उनकी गाड़ी पार्किंग होती है, तो ये भी एक सॉल्यूशन था। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं आत्मसम्मान होता है, और आत्मसम्मान और अहम में अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए शायद मैं इसलिए नहीं कह पाया मित्र से। हो सकता है कि आज आज अगर ये घटना घटे तो मैं वो ही करूं जो आप कह रहे हो, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र 35 या 37 साल होगी। तो 37 साल के उम्र में जो अनुभव होता है आदमी को, जो एक आत्मसम्मान की परिभाषा होती है, एक अहम का भाव होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। 25 साल के में कुछ और होता है, तो 35 के में कुछ और होता है, तो 65 के में कुछ और होता है। तो निश्चित रूप से ये सॉल्यूशन हो सकता था कि हम मित्र से सीधा जाके कहते कि आपने गाड़ी थोड़ी गलत पार्किंग कर दी है, आप थोड़ी सी पीछे कर लें, और दिक्कत खत्म थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन संबंध खराब हुए, आपको भी टेंस हुआ बहुत, आप अपने घर से बाहर निकल गए, फिर वापस आने में जो टाइम लगा, हो सकता है कि नाश्ता, जो बहुत स्वादिष्ट नाश्ता था, उसका स्वाद थोड़ा सा बदल गया हो। जो मित्रवत से आप बहुत हंसी खुशी बात करना चाहते थे, बहुत बचपन की या अपनी जवानी की जब साथ पढ़े थे उसकी बात करना चाहते हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई फर्क हुआ होगा, 100% हुआ होगा। तो ये सब इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं अहम की भावना थी, अन्यथा एक समझौते की भावना नहीं थी। अगर वो अहम की और आत्मसम्मान की परिभाषा जो उस टाइम थी वो नहीं होती तो ये सब झंझट भी नहीं होता। इसलिए जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका क्वेश्चन है, उसके लिए मेरा जवाब ये है कि हमें निश्चित रूप से उसी समय उसका सॉल्यूशन निकाल के बात खत्म कर देनी चाहिए थी। थैंक यू सर। सर बस एक चीज और कहना चाह रहा हूँ हाँ कि सर बोले। आपके मुखारबिन से जब भी मैं आपके इस मोरल वैल्यूज के पूरे टॉपिक को सुनता हूँ तो सर मुझे बड़ी सुखद अनुभूति होती है, और बहुत अच्छी तरीके से जितनी बार, क्योंकि आपसे मैंने सीखा भी है इन सारी चीजों को, सर हम लोगों ने बहुत सीखा है आपसे, लेकिन जब भी आप इसको फिर से बताते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें नया हमें मिलता है। सर इसके लिए सर मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा, सर आपका चरण स्पर्श।
खुश रहो विवेक। वास्तविकता ये थी कि हमने शुरू में जब 2015 में शुरू किया तो इन्हीं ह्यूमन वैल्यूज पे जो है सेशन शुरू किए थे उत्तर प्रदेश के लेक्चरर के साथ, और करीब 4-5 स्टेट्स के ऑफिसर्स को भी हमने ट्रेनिंग दी जिसमें इन मोरल वैल्यूज पे या लीडरशिप बाय कॉन्शियसनेस पे हमने बातचीत की। तो उन सब की कई बार बहुत डिमांड आती थी जब भी फोन पे बातचीत करते थे, तो वो ये आग्रह करते थे कि सर जो आपका ह्यूमन वैल्यूज के सेशंस हैं वो 15 के बाद फिर हुए नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई, तो क्या ऐसा कैसे कुछ संभव है कि उन्हें उनमें हम कुछ आत्मसात कर सकें, उन्हें हम जान सकें। तो बहुत सोच समझने के बाद, ये शायद कोविड की देन है या उसकी मेहरबानी है वायरस की, कि हमें ये बाध्य होना पड़ा कि हम अपनी ट्रेनिंग ऑनलाइन शुरू करें। तो जैसे ZII पे, IP पे, या इंटीग्रल एजुकेशन पे, मेंटल हेल्थ पे, या पेरेंटिंग पे हम बहुत सारे सेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे सेशंस में जब बात आई तो बहुत सारे ट्रेनर्स का, बहुत सारे शिक्षकों, ऑफिसर्स का आग्रह आया कि सर आप मोरल वैल्यूज का सेशन क्यों नहीं शुरू करते हैं। तो मैंने ये अपने हाथ में जिम्मा लिया कि जो भी हमारी ह्यूमन वैल्यूज के हमारे सेशंस हैं, करीब 50 घंटे का जो हमारे पास कंटेंट है वो हम डिलीवर करेंगे। और वो सीरीज शुरू की तो बहुत सारे लोगों की प्रसन्नता मुझे मिलती है कि आप अगर इनफैक्ट सेशन की तरह जो लाइव सेशन में हम करते हैं उसमें बहुत सारी वीडियो दिखाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं, तो वो सब कुछ, तो जैसे अभी आज जो हमने कहानी सुनाई उसे जब हम वीडियो के रूप में दिखाते हैं तो शायद वो ज्यादा प्रभावी होती है, लेकिन वो सारा कुछ लाइव करना और वो तो थोड़ा बहुत बड़ा तामझाम हो जाता है, इसलिए शब्दों से ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद जो हमने एक कंटेंट स्थापित किया था, आज देश के सामने, सारे देश के सामने, सारे शिक्षकों के सामने, सारे शिक्षाविदों के सामने, अपने ट्रेनर्स के सामने सब उसे बताने का जो मौका मिला है, उसके लिए आप सबको तो धन्यवाद है ही, लेकिन कोविड को भी धन्यवाद कि उसने एक नई परंपरा शुरू की जिसमें हम ये सब कुछ संभव कर पाए। प्रणाम सर। खुश रहो सर, मेरा आज क्वेश्चन कुछ ज्यादा है सर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मेरे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं और उस क्वेश्चन को सर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर भी अगले सेशन में सर उसको थोड़ा सा उस पे हल कर दीजिएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन था सर कि आपने पिछले सेशन में बात किया, बहुत सारे मानवीय मूल्यों पे बात किया, मूल्यों पे बात किया, सामाजिक मूल्य पे बात किया, नैतिक मूल्य पे बात किया, मानवीय मूल्य में बात किया। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप शिक्षक में किस तरह का मूल्य देखना चाहते हैं, क्योंकि यदि ये सारे मूल्य एक में तो किसी में हो नहीं सकते सर, तो शिक्षक किस तरह के मूल्यों को अपना विकसित करे। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है सर। दूसरा क्वेश्चन है सर कि आपने आज बताया कि आज आपने एक कहानी बताई बुढ़िया और बच्चे की, है, तो सर उसमें आप जो बूढ़ी माँ थी हैं, उसको क्या आप शिक्षक के स्थान पे देखते हैं? शिक्षक जिस तरह उन्होंने अपना स्नेह दिखाया, प्रेम दिखाया, तो क्या सर वो शिक्षक में भी आप देखना चाहते हैं कि उस तरह का प्रेम और स्नेह होगा तभी वो बच्चे में वो चीज जागृत होगी और उसकी भावना जागृत होगी? निश्चित रूप से। दूसरी क्वेश्चन मेरा ये है सर। तीसरा क्वेश्चन, जब आपने एक हॉस्पिटल की कहानी बताई तो सर मेरे मन में वो जो बूढ़ी माँ थी और जो आदमी था जो ब्लड देने के लिए तैयार, डॉक्टर नहीं सर, ब्लड देने के लिए जो तैयार था, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया क्या सर कि जो जिनके पास कुछ नहीं होता उनमें मानवीय मूल्य बहुत ज्यादा विकसित होते हैं सर, जिनको पास देने के लिए, चाहे एथिकली किसी को देने के लिए कुछ नहीं होता, उनमें मानवीय मूल्य ज्यादा विकसित होते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि क्या यदि हमारी इच्छाएं जब बढ़ जाती हैं, जब हम कुछ चीजों को पाना के लिए ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं, तो क्या हमारे मानवीय मूल्यों का ह्रास हो जाता है सर? तो ये बहुत सारी सर क्वेश्चन मेरे दिमाग में, पर सर टाइम का कमी है सर, मुझे भी लग रहा है कि ये सर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। नहीं, मैं 2 मिनट आपके और दे सकता हूँ, केवल 2 मिनट, क्योंकि 11 बजे से दूसरा सेशन शुरू है, इसलिए 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन रमेश, मैं सबसे पहले तो आपकी जो जिज्ञासा है ना, जो आप सेशन लेते हैं और उसमें जो आपके मन में जिज्ञासा उठती है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि सेशन तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग सेशन देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप बहुत अच्छे से आत्मसात कर रहे हैं और आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं।
अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते तो आपके मन में इस तरह की जिज्ञासा नहीं उठेंगे। इसलिए आपके मन में जो जिज्ञासा उठ रही है ये बहुत सकारात्मक है। और आप सार्वजनिक रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चनों का जवाब देने की, लेकिन बेहतर ये होगा कि क्वेश्चन आप मुझे रिटन में भेज दें व्हाट्सएप पे, ताकि सारे क्वेश्चन एक साथ याद रखना इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैं एक एक क्वेश्चन का अगले सेशन जब शुरू होगा तो सेशन शुरू करने से पहले कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चनों का जवाब दूं। और अगर ऐसा महसूस करूंगा कि ये काफी लेंथी है तो मैं इंडिविजुअल तौर पे आपसे फोन पे बातचीत करूंगा। अभी मैं विदा चाहूंगा क्योंकि दूसरा सेशन शुरू होना है 11 बजे, इसलिए आप मैं सभी जो लोग मेरे साथ आज जुड़े उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये आशा रखता हूं, ये हृदय से आशा रखता हूं कि मैं जो कुछ आप तक पहुंचाना चाहता हूं भावनात्मक रूप से, भावों के रूप से, उसे आप ग्रहण करें और अपने जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन अगर ले आएंगे तो निश्चित रूप से वो मेरी सफलता होगी, मेरी सुफलता होगी। धन्यवाद।